नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आज बातचीत करेंगे शिक्षण क्या है। यानी आज हम टोटली जो बात करने वाले हैं वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे बात करने वाले हैं। और इसमें पहला टॉपिक आता है शिक्षण क्या है, अर्थ और परिभाषाएं, यानी व्हाट इज टीचिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इन सभी तत्वों पर हम आज परिचर्चा करेंगे। इन सभी तत्वों पर हम आज विशेष व्याख्यान आप सभी के समक्ष उपलब्ध कराएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गंवाए हुए कि शिक्षण क्या है और इसकी परिधियां जानते हैं। शिक्षण जो टीचिंग एक शब्द है, इस शब्द की हर एक तत्व, हर एक जो फैक्ट आता है उस पर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, शिक्षण क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग, यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपको हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। हम यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो दोनों ही भाषाओं में, यानी बाइलिंगुअल हम उस पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले देखते हैं कि टीचिंग है क्या। तो टीचिंग क्या है, अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से बना हुआ है। यानी कौन सा शब्द, एक जो वर्ड है हमारे पास ये टीचिंग, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग वर्ड मीन्स लर्निंग। यानी इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे हम देख लेते हैं। इसका अर्थ है सीखना, यानी सीखने की जो भी प्रवृत्ति होगी, ठीक है वो। और सीखना कहां से बना है, सीख से बना है। तो सीख देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है हम उसको क्या कहते हैं, उसे हम टीचिंग कहते हैं, उसे हम सीखना कहते हैं। अब हम एक विद्वान की महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं जिनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के नाम पे बनाते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन। और उन्होंने कहा कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा आणविक और अपूर्ण है। यानी अगर हम संपूर्ण समाज को, अगर हमें सोसाइटी को ठीक करना है, ठीक है, तो सोसाइटी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे टीच करना होगा, यानी हमें उसे एक रास्ता बताना होगा। यानी Radhakrishnan says that education should build a man, the whole society education is genetic and incomplete without doing this work। अगर टीचिंग नहीं हम देंगे तो हम सिखाएंगे क्या और हम किस तरह से समाज के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शिक्षा शब्द, अब इसके बारे में हम और देख लेते हैं। संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से बना हुआ है। अभी तो हम टीचिंग को सीखना से जोड़ रहे थे, अब हम इसको और तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नया अवश्य मिलेगा। यानी टीचिंग धातु में प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, यानी दोनों ही चीजों को ये अपने अंदर समाये हुए है। यानी शिक्ष मीन्स लर्न एंड टीच, यानी सीखना भी है और सिखाना भी है। ये दोनों ही बातें इसके अंतर्गत रहती हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम आते हैं। तो अब देखिए तीन चीजें हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में यहाँ पे शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है, छात्र है, ठीक है, और तीसरा क्या है, हमारे पास में पाठ्यक्रम है। जी हाँ, पाठ्यक्रम, जिस पाठ्यक्रम को हमें अपनी क्लास में पढ़ाना होता है या जो विषय हम उनको देते हैं। तो ये तीन है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी त्रिआयामी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, त्रिआयामी। तो इसको ही हम कहते हैं कि शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया या त्रिआयामी विधि। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दैट टीचिंग इज अ थ्री डायमेंशनल सोशल प्रोसेस इन विच टीचर्स एंड एजुकेशंस अचीव देयर फ्रॉम थ्रू करिकुलम। तो करिकुलम क्या होता है, जिसको हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी यह क्या करता है, कुछ नियमितताएं भी देता है, कुछ क्षेत्र को सीमित करता है कि हमें अमुक चीज, अमुक करिकुलम हमें शिक्षक को छात्र तक पहुंचाना है, तो इसमें बाध्यता भी होती है। तो हर तरह से हम इसको शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच जो संबंध है, अंतर संबंध है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चीजों को सीखता है वह शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। यानी वह क्या आते हैं, शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत। यानी सी इज वेरी मच विद इन द बॉर्डर ऑफ मीनिंग ऑफ टीचिंग। द ब्रॉड मीनिंग ऑफ टीचिंग implies that whenever child learns throughout his life is in a formal and informal manner। यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास में है, शिक्षण का व्यापक अर्थ का तात्पर्य है कि औपचारिक, फॉर्मल मैनर और अनौपचारिक ढंग से बालक जीवन भर जो कुछ भी सीखता है वह क्या है, वह
अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये समाप्त नहीं होती और ये क्या रहती है, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। शिक्षण के संकुचित अर्थ का आशय है कि ऐसा शिक्षण जो निश्चित समय, निश्चित स्थान आदि में प्रदान की जाती है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं विद्यालयी शिक्षा। ये क्या होता है, एक हमारे पास में एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग जिसको हम क्या कहते हैं, स्कूल या हम विद्यालय कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत एक नियमित प्रक्रिया, एक रेगुलर मैनर से ये क्या होती है, हमें प्रदान की जाती है। अब हम इसको अंग्रेजी में भी एक बार देख लेते हैं। द नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग मीन्स अ टीचिंग दैट इज इम्पार्टेड at the fixed time, fixed place, etc. Examples such as school education. So हम यहाँ पे काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं और कुछ जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो सभी तथ्य हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है मित्रों वो आता है बीयू स्मिथ के अनुसार, यानी शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति है। तो अभी अधिगम को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, हम अभी अधिगम के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे शिक्षण क्या है, अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली पद्धति है, यानी अकॉर्डिंग टू बीयू स्मिथ, ये जो डेफिनेशन है वो सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इज अ मेथड टू कैटलाइज लर्निंग, ठीक है, ये मेथड क्या है, कैटलाइज लर्निंग। रायबर्न के अनुसार शिक्षण की परिभाषा है कि शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि बालक में क्या होते हैं, कुछ अंतर्निहित, यानी अगर कोई प्रॉपर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की स्किल होती है, ठीक है, जो स्किल्स क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंतर्गत रहती हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं प्रतिभा, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिभा। स्किल्स को हम कहेंगे प्रतिभा, जो कौशल जो सिर्फ और सिर्फ उसी के अंतर विद्यमान है और उन अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में, उनको निखार करके निकाल करके लाने में जो शिक्षण का कार्य होता है उसी को हम एक प्रकार का शिक्षण कहते हैं। यानी टीचिंग इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट हेल्प्स अ चाइल्ड टू डेवलप हिज और हर इनहेरेंट एबिलिटीज, यानी अपने अंदर की क्षमताएं हैं उनको विकसित करने में हम क्या करते हैं, सहायता करते हैं। शिक्षक जो होता है उसकी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, A.L. गेज के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक मतलब दो लोगों के बीच में होने वाली प्रक्रिया, पारस्परिक, परस्पर, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को में वांछित परिवर्तन लाना है। जी हाँ, बर्टन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन है और प्रोत्साहन है। टीचिंग इज स्टिमुलेटिंग, डायरेक्टिंग एंड इनकरेजिंग द लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम को हम अगर जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे, लर्निंग। तो यहाँ पे सीखना और सिखाना जैसी प्रक्रिया हम आपसे कह रहे थे, तो शिक्षण क्या है, सिखाना, और यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन और जो उसके क्रियाकलाप हैं उनमें परिवर्तन, ये दो प्रकार के परिवर्तन हैं। इन दोनों का शिक्षण और अधिगम दोनों से ही जुड़ाव है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ह्यूजेस एंड ह्यूजेस के अनुसार टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से एक बार, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूजेस एंड ह्यूजेस, शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना, तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया गया, तब तक कुछ पढ़ाया नहीं गया जब तक वह सीखा नहीं गया। तो सीखना, ठीक है, सीखना और सिखाना, ठीक है, ये दो प्रक्रियाओं को इवेल्युएट करते हुए, ये दो ही तत्वों को इवेल्युएट करते हुए ह्यूजेस अपनी डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं कि टीचिंग मीन्स टू सपोर्ट लर्निंग, nothing was given until it was accepted, nothing was taught until it was learned। B.F. स्किनर की चर्चा कर लेते हैं हम। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यानी लर्निंग इज सीक्वेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट कॉन्टिजेंसीज, इस तरह से जो आकस्मिकताएं हैं उनके पुनर्बलन की प्रक्रिया को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं यूकम एंड सिम्पसन के अनुसार शिक्षक की परिभाषा के बारे में डिस्कशन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू यूकम एंड सिम्पसन,
शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपरिपक्व सदस्यों के बीच तथा सामंजस्य स्थापित करना सिखाते हैं। ठीक है, बर्टन के अनुसार हम देख लेते हैं, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन। इन सभी डेफिनेशन, इन सभी परिभाषाओं से निकल करके क्या आता है कि बालक, क्योंकि हमारे सामने एक पर्टिकुलर एक कोई स्टूडेंट है या फिर स्टूडेंट्स का समूह है, छात्रों का समूह है, तो हम क्या करते हैं, उसको सिखाने का काम करते हैं। और सिखाने के लिए हम मुख्यतः कौन कौन से तत्व प्रयोग करते हैं? निर्देशन, प्रेरणा और प्रोत्साहन, ये तीन चीजें, ताकि वह अपने अंतर्निहित जो तत्व हैं उनको निकाल करके, निखार करके ला सके। यानी इंस्ट्रक्शन इज द डायरेक्शन एंड encouragement given for learning। अधिगम, लर्निंग यानी बालक के द्वारा जो चेंजेस आते हैं, जो स्टूडेंट में, जो छात्र में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के लिए, उन परिवर्तनों को हम क्या कह सकते हैं? लर्निंग। उनकी कैपेबिलिटी हम लर्निंग के थ्रू आंकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। हम एक बार और ये योकम एंड सिम्पसन के अनुसार देख लेते हैं। टीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पीपल इज अ ग्रुप टीच देयर इमेच्योर मेंबर्स टू रिकंसिल विद लाइफ। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न कि शिक्षण से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। तो भारतीय जो शिक्षाविद हैं उनके बारे में भी हम तथ्य देख लेते हैं कि उससे मतलब क्या है। अब हर तरह से हमारे सामने जो निकल करके चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? बालक के शरीर, ठीक है, मन और आत्मा, यानी शिक्षण में हम इन तीनों क्षेत्रों में अपने अपने प्रभाव छोड़ते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा अपना प्रभाव छोड़ती है। इससे क्या होता है? सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट, यानी सभी अंगों का विकास होता है। और सभी अंगों से रिलेट करने के लिए हम देख लेते हैं शरीर विकास, शरीर, मन और आत्मा। अगला हम डॉक्टर लवी गौतम जी की चर्चा करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर, एजुकेशन इज टू द एक्सप्रेस द मैन इनहेरेंट परफेक्शन ऑफ मैन। जी हाँ, जो अंतर्निहित है, इनहेरेंट है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। तो शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है। समन्वित यानी सभी प्रकार के विकास, जिसको हम तथागत बुद्ध के द्वारा कही हुई एक डेफिनेशन कहते हैं या शिक्षा का की परिभाषा कहते हैं। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यानी जी हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर की डेफिनेशन, शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास। कुल मिलाकर के हम जो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, अगर हम यहाँ पे सार संग्रह की चर्चा करते हैं तो शिक्षा क्या है? सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हम पूर्व ज्ञान के आधार पर, यानी जो उसके अंतर्निहित है। जी हाँ, ये चर्चा में आ रहा है टॉपिक अंतर्निहित। जो अंतर्निहित उसकी क्षमता है, उस क्षमता को हम क्या करते हैं? उसको हम तीव्र करते हैं, या उस क्षमता को हम क्या करते हैं? उसको हम स्पेशल बनाते हैं, या उसको हम बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा क्या करती है? मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। तो अंतर्निहित क्षमता, ये जो संपूर्ण शक्तियां हैं उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्निहित क्षमता कहते हैं। और उसको क्या करती है? प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण। तो सामंजस्यपूर्ण कह सकते हैं हम सर्वांगीण, यानी हर एक क्षेत्र को शिक्षित करना, उसके शरीर, मन और आत्मा को शिक्षित करना, ये इसका आधार है। एजुकेशन इज द नेचुरल, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन पावर्स, यानी मनुष्य की शक्तियों। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं विशेषताएं। जो विशेषताएं हैं शिक्षण की वो कौन कौन सी हैं? तो उन शिक्षण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि ये क्या है? सुझावात्मक होना चाहिए। यानी शिक्षक क्या करता है? सुझाव देने का कार्य करता है, यानी सजेस्ट करने का काम करता है। यह क्या होती है? एक प्रकार की प्रेरणा होती है। छात्र
के मन को परिवर्तित करने के लिए उसे प्रेरणा दी जाती है, इंस्पिरेट किया जाता है। सुनियोजित है, एक सुनियोजित प्रक्रिया है, इसको हम व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से इसको संपन्न करने का प्रयास करते हैं, यानी ये ऑर्गेनाइज्ड व्यू में होती है। दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है, यानी किसी भी प्रकार की बर्बरता या जबरदस्ती हम इस कार्य को थोप नहीं सकते। यह एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड में होता है जो दया और सहानुभूति सिंपैथी से परिपूर्ण होता है। शिक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, यानी टीचिंग प्रमोट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जी हाँ, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, यानी हर क्षेत्र को विकसित करने का उद्देश्य शिक्षण का होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शिक्षण की विशेषताओं की चर्चा की। आगे हम अन्य विषयों पे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां थी, तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने जो डिस्कस किया उसमें विशेषताएं हो गई, उसके बारे में शिक्षण क्या है, तो क्या है से हम परिचित हो गए हैं कि छात्र या बालक के सर्वांगीण विकास को करने के लिए जिस प्रकार के कार्य व्यवहार, सुझाव, प्रेरणा, सुनियोजन, दया, सहानुभूति, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जो उसके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने का, आत्मा को शिक्षित करने का कार्य करती हैं, वह सब शिक्षण के अंतर्गत आती है। अगले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। इस टॉपिक में हम जो चर्चा करेंगे वो हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे। और लर्नर्स के बारे में हम समझ सकते हैं, हम आपको यहाँ पे सीधे सीधे बता देते हैं कि जो लर्नर होता है वो होता क्या है। वो मित्रों होता है यानी अधिगम कर्ता, जो अधिगम प्राप्त कर रहा है, यानी शिक्षक के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के माध्यम से अपने सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन पर जिसको ध्यान देना है, हम उसको अधिगम कर्ता कहेंगे, यानी अधिगम प्राप्त करने वाला। तो सबसे पहले हम सबसे देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें, और वो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे पहले व्हाट इज लर्निंग है क्या। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि सीखना जो है वो है क्या। ज्ञान और विशेषता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सीखना। सीखना जो है वो सीधे सीधे कहेंगे सीख से बना हुआ है। यानी जब हम किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को लर्निंग के बारे में बताएंगे, यानी हम उसको कुछ क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सिखाना क्या हो जाएगा, शिक्षण हो जाएगा। लेकिन जो सीखना है वो क्या हो जाएगा, ज्ञान और विशेषता प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब ये कौन कहता है, यह हमारे पास मैकलम नॉल्स जो है ये कथन कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास में, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंटली चेंज इन अ पर्सन नॉलेज और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। यानी एक्सपीरियंस के माध्यम से, किसके माध्यम से, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बनता है। इंपॉर्टेंट है, स्थायी परिवर्तन जो है वो अनुभव के माध्यम से बनता है, जिसको रिचर्ड मेयर अधिगम के रूप में अभिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं। हम आगे देखेंगे हु इज लर्नर, यानी लर्नर है कौन, शिक्षार्थी कौन है, और शिक्षार्थी के बारे में जो सीख रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देनी है। तो हम देखेंगे अ लर्नर इज समवन हु लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। यानी वो सीख रहा है कि हमें कार्य कैसे करना है, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें अगर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, हम लर्नर हो जाएंगे, यानी उसके विषय के विशेषज्ञता को धारण करने वाले। नेक्स्ट वन, गुड लर्नर्स आर क्यूरियस, यानी वो क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं। वो जिस सब्जेक्ट, जिस टॉपिक या जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उनको जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके प्रति क्यूरियोसिटी एक मूल फैक्टर होता है, महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि वो क्या है, वो गुड लर्नर्स हैं। तो अच्छे जो लर्नर होंगे वो सब्जेक्ट के प्रति क्यूरियस होंगे, इंटरेस्टेड होंगे। नेक्स्ट वन, गुड लर्नर्स परस्यू अंडरस्टैंडिंग डिलीजेंटली, यानी उनकी जो समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हो जाएगा, समझ, वो समझ क्या होगी, गुड लर्नर्स परस्यू अंडरस्टैंडिंग डिलीजेंटली, यानी अच्छे विद्यार्थियों को विफलता अच्छे शिक्षार्थियों को डराती है, लेकिन वे जानते हैं कि यह फायदेमंद है, और अच्छे झुकाव वाले। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट कौन सा है, अगर इसको हम इसकी हिंदी देखेंगे तो अच्छे झुकाव वाले व्यक्ति समझदारी से काम करते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, लर्नर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है, लर्नर सीख करके पैदा नहीं होते, पैदा होने के बाद वो सीखते हैं, यानी आने के बाद जब वो फेलियर भी धारण करेंगे, यानी फेलियर फ्राइटन्स गुड लर्नर्स बट दे नोज इट्स बेनिफिशियल। उनके लिए विफलता क्या है,
विफलता अच्छे शिक्षार्थियों को डराती है, परंतु वह फिर भी उसका सामना करते हैं और जानते हैं कि वो फायदेमंद है। गुड लर्नर्स मेक नॉलेज देयर ओन, गुड लर्नर्स शेयर दैट दे हैव लर्न, यानी अच्छे शिक्षक सीखने वालों ने जो सीखा है उसे साझा करें और अपने नॉलेज को बनाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, हम देख लेते हैं कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास में लर्निंग स्टाइल की बात होती है, लर्निंग स्ट्रेटजीज की बात होती है, पास्ट लैंग्वेज एक्सपीरियंस होता है, यानी जो पास्ट लैंग्वेज जो पुरानी भाषा है, मातृभाषा है, उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण है यानी मोटिवेशन। तो व्हाट आर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर हम बहुत साधारण सी बात करें तो ये स्ट्रेटजीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, हु इज एडोलसेंट लर्नर, यानी किशोरावस्था में लर्नर कौन होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी कभी कभी आती है, एडोलसेंस एज एनी पर्सन बिटवीन एज 10 and 19, यानी 10 and 19 चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, दोनों के लिए ही वहां पे किसी में 1-2 वर्ष का अंतर होता है, लेकिन फिर भी 10 to 19 अगर हम देखें तो हमें उनको हम क्या कहते हैं, किशोर कह सकते हैं, एडोलसेंस एज में कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन है, यहाँ पे उनके लिए जो किशोर हैं उनके लिए थोड़ी सी जटिलताएं रहती हैं, और उन सारी जटिलताओं से जूझ करके आगे निकलने वाली स्थितियां हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे नीड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वो एक अच्छी प्लानिंग स्ट्रेटजीज के साथ में आगे बढ़ते हैं। दे नीड एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर देयर एज ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट। हम क्या कर सकते हैं, विशेष रूप से उनके भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और शारीरिक विकास के मामले में हम विशिष्ट आयु वर्ग को डिजाइन करते हैं। 10 to 19 कौन सा एरिया एज लिमिट है, 10 to 19, और इनको हम एडल्ट कहते हैं, ठीक है, यानी किशोर कह करके संबोधित करते हैं। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस लर्नर, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर कैन बी एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। हम यहाँ पे 5 फैक्टर्स पे डिस्कशन करेंगे। इट मींस फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड मोरल, यानी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक। तो हर तरह से हम देखेंगे कि किशोरावस्था के अंतर्गत एक लर्नर्स की क्या विशेषताएं रहती हैं, गुण धर्म रहते हैं। नेक्स्ट वन फिजिकल डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर के आकार और शेप में अंतर आता है। द कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज, बॉडीली चेंज दैट मे कॉज अ बैकवर्ड uncoordinated movements, a need for physical activity because increased energy, restless and figure फैटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोनल परिवर्तन के कारण बेचैनी और थकान आती है इस एज में। डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस, यानी वहां पर यौन जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता होती है, और उनके अंदर एंड ऑफन टचिंग एंड बम्पिंग इनटू अदर्स। तो ये क्या होता है, ये फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी उनके शरीर में यौन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है और उनके अंदर एक नई चेंजेस, बेचैनी, हार्मोनल चेंज जिसको कहते हैं, वो आता है। Intellectual development, now we are discussing about the moving from concrete abstract thinking, यानी अमूर्त सोच तक पहुंचना। एक अमूर्त सोच क्या है, जो दिखाई नहीं देती। मूर्त मतलब क्या होता है, विजिबल, अमूर्त मतलब इनविजिबल। डिमांड एंड रिलेवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉट, यानी सीखने में प्रासंगिकता की मांग करें जो सिखाया जा रहा है। एन एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, आत्मचिंतनशील होने की क्षमता। यहाँ पे आत्मचिंतन यानी अपने ही चिंतनशीलता का विकास होता है। प्रेफर एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, निष्क्रिय सीखने के अनुभवों के सक्रिय को पसंद करता है। डेवलपिंग द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, सम ऑफ विच मे बी मिसअंडरस्टैंड बाय एडल्ट्स टू बी sarcastic or even aggressive. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, इंटरेस्टेड इन इंटरैक्टिंग विद पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, यानी सीखने की गतिविधियों के दौरान साथियों से बातचीत करने में रुचि आती है। तो यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर हम सामाजिक
विकास की चर्चा करते हैं, यानी हम अगर सोशल डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर्स, यानी ध्यान और व्यवहार हो रही 7 क्रियाओं के साथ उनका अनुमोदन करना। ओवर एक्टिंग टू रिडिकुल एम्ब्रेसमेंट एंड रिजेक्शन। नेक्स्ट वन, एज इंटरपर्सनल स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड fluctuates between a demand of independence and a desire for guidance and directions। यहाँ पे हमें गाइडेंस और डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं, पारस्परिक कौशल स्वतंत्रता की मांग और मार्गदर्शन और दिशा की इच्छा के बीच उतार चढ़ाव हो रहा होता है। यहाँ पे मांग, कौशल और स्वतंत्रता, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंसी की बहुत ज्यादा नीड हो जाती है किशोर की अवस्था में, और उसी में मार्गदर्शन और दिशा दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस रहते हैं या उनके बीच में जो द्वंद्व रहता है, उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उन सभी को भी हम यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट वन, प्रारंभिक मध्य विद्यालयों में अनुभव से भयभीत या डरा हुआ, यानी फीलिंग इंटिमिडेटेड एंड फ्राइटेंड बाई इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो पहले के एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे वह डरा हुआ होता है, वो भी स्थितियां वहां पर सामने आती हैं उस अवस्था में। एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन विजिबल और नॉन और इनविजिबल वेज, यानी यौन पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है। यहां पर आकर के एक ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, विजिबल और इनविजिबल वेज दो तरीके होते हैं, दृश्यमान और अदृश्य तरीके, और इनमें सबसे पहली चीज है कि वो इंडिपेंडेंस ही नहीं आती बात को कहने के लिए, या उनके सवालों का जवाब देने वाले लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल होने की जरूरत है, यहाँ पे इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर अ सोशल पोजिशंस विद पीयर्स। ठीक है, यहाँ पे हम सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम मानसिक और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखेंगे, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, एक विश्वास है कि उनकी समस्याएं, भावनाएं, अनुभव अपने आप में अद्वितीय हैं, यानी उनको ये लगता है, अ बिलीफ दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस आर यूनिक। ठीक है, कि वो उनके अपने हैं, वो किसी और के अंदर नहीं है, इसलिए उनको कहने में बड़ी झिझक होती है। तो ये क्या है, ये मानसिक संवेग होते हैं, मानसिक स्थितियां हो जाती हैं। सीकिंग अप्रूवल्स ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग एंड बिहेवियर्स, ध्यान देने वाले, व्यवहार वाले साथियों और अन्य लोगों की स्वीकृति लेना। कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, शारीरिक विकास और परिपक्वता के बारे में जानकारी देना। ये डेवलपमेंट के तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इन सब में से जब तर्क और कथन वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से, ऐसी ही सिचुएशन से बनते हैं। ओवर एक्टिंग टू रिडिकुल, एम्ब्रेसमेंट एंड रिजेक्शन, उपहास और शर्मिंदगी और अस्वीकृति पर काबू पाने के लिए। अ डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड टू सर्च फॉर एडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस, स्वतंत्र बनने, वयस्क बनने की पहचान, स्वीकृति की खोज करने की इच्छा। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इन सभी तरीके की स्थितियों से गुजरना होता है। नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विद सडन आउटबर्ट्स ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि के अचानक प्रयोग के साथ ऊर्जा जारी करने का निर्णय लेना। मूड स्विंग्स मार्क्ड बाय पीक्स of intensity by unpredictability, mood swing। जी हाँ, नेक्स्ट वन, सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये भी इस तरीके की स्थितियां भी उसके लिए जिम्मेदार रहती हैं। अब हम यहाँ पे नैतिक विकास की चर्चा करेंगे, इट मीन्स हम मोरल डेवलपमेंट की डिस्कशन करेंगे। नीडिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एडल्ट रोल मॉडल्स हु विल लिसन एंड बी ट्रस्टवर्दी, तो प्रभावित होना, जो वयस्क भूमिका मॉडल से प्रभावित होना, किसी एक आइडियलिज्म को मानना, आदर्शिता को धारण करना, प्रभावित होना और उसको सुनने के लिए विश्वसनीय होना। ठीक है, बीइंग कैपेबल ऑफ इंटरेस्टेड एंड पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, सक्षम और लोकतंत्र में रुचि रखना। ठीक है, नेक्स्ट
relying or on parents and important adults for advice but wanting to make their own decisions, अपने डिसीजन लेने के लिए इच्छा जाहिर करना, यानी स्वयं की सत्ता को स्थापित करने की ओर अग्रसर होना। एंड अंडरटेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोरल इश्यूज, क्वेश्चन वैल्यूज, कल्चरल एक्सप्रेशंस एंड रिलीजियस टीचिंग, नैतिक मुद्दों, अभिव्यक्ति और धार्मिक शिक्षण की जटिलता का एक उपक्रम। तो मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो तथ्य आते हैं, जो नैतिक विकास के अंतर्गत तथ्य आते हैं, उन पे हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वन, 5th नंबर पॉइंट, जजिंग अदर्स क्विकली बट एक्नॉलेजिंग ओन फॉल्ट स्लोली, यानी दूसरों को जज करने की जो स्थिति जो होती है, दूसरों को जल्दी से बदलना, लेकिन अपने आप के दोषों को धीरे धीरे स्वीकार करना, ये भी, यानी मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि अपनी सत्ता, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना, अपनी बात को मनवाने के सारे प्रयास करना, ऐसी स्थितियों में भी हम यहाँ पे हमें ये लक्षण इस डेवलपमेंट में, इस विकास में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, सो कंपेरिजन एंड आर वोकल फॉर दीज हु आर डाउन ट्रॉडन ऑन सफरिंग एंड हैव स्पेशल कंसर्न फॉर एनिमल्स एंड एनवायरमेंट इश्यूज। तो इस तरह से हमें ये तथ्य मिलते हैं। नेक्स्ट वन, शिक्षण सूत्र की परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे, यानी डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मैगजिम्स। तो सूत्र क्या करते हैं, उनके बारे में, उनके तथ्य, उनके प्रकार और कौन कौन सी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मास्टर वीडियो है, यहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता की सारी जानकारी आपको देंगे। बहुत ही कम समय में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कम से कम समय ही आपको इसको रिविजन करने में भी लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो हमारे चैनल पे आपको क्वेश्चंस के वीडियोस भी उपलब्ध रहेंगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन कॉन्टैक्ट 9415525028, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। ठीक है, गुरु चेला एकेडमी आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन आपको प्रेस करना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टीचिंग मैगजिम्स, यानी शिक्षण सूत्र की परिभाषा। तो ये उद्देश्य इसका क्या होता है, इसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, इस शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और प्रभावशाली बनाना। क्योंकि टीचिंग को क्या है, हम जब तक हम इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, जब तक हम उसको प्रभावी नहीं बनाएंगे, तब तक उसका अर्थ नहीं रहेगा। इट मीन्स अगर हम इसको रोचक और प्रभावशाली बनाएंगे तो हम अपने एफर्ट ज्यादा दे सकते हैं, अधिगम बहुत तेजी से होगा, यानी व्यवहार में परिवर्तन होगा। और सीधे सीधे कहा जाता है कि अगर सीखा नहीं गया, इसका मतलब कुछ सिखाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया इसका मतलब कुछ सीखा नहीं गया। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सीखना और सिखाना, तो दोनों की ही जिम्मेदारी है। इसलिए हमें इन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो क्या करते हैं, शिक्षण सूत्र क्या करते हैं, द टीचिंग प्रोसेस यूजिंग द टीचिंग फॉर्मूला इज मेड इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग इफेक्टिव बनाने के लिए रिमंट महोदय जी क्या कहते हैं, रिमंट महोदय कहते हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। यानी अकॉर्डिंग टू रिमंट द टीचिंग फॉर्मूलाज गाइड द वे इन विच थ्योरी इज एक्सपेक्टेड टू एड एंड इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन, फ्रोवेल क्या कहते हैं, फ्रोवेल महोदय भी हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी सी परिभाषा देते हैं, यानी कहते हैं कि शिक्षण सूत्र का उद्देश्य अधिक से अधिक पाना है, न कि अधिक से अधिक खोना। तो उद्देश्य, सूत्रों का उद्देश्य क्या है, टू अचीव मैनी थिंग्स, तो अचीव करना है, खोने से संबंध नहीं है। यानी जो शिक्षण सूत्र हैं वो क्या करते हैं, गुड अचीवर्स क्रिएट करते हैं, बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, यानी शिक्षण का प्रभाव जो है वो क्या हो सके, महत्वपूर्ण रूप से हो सके। अकॉर्डिंग टू फ्रेबल द पर्पस ऑफ टीचिंग फॉर्मूला इज टू गेट एज मच एज पॉसिबल एंड नॉट टू लूज एज मच। टीचिंग फॉर्मूला मेक्स चिल्ड्रन मोर रिसेप्टिव। नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र होते कितने हैं, अब यहाँ पे हम सारी चीजें बात कर लेते हैं। कुछ बहुत आसान से छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन पे हम बात करते चलेंगे। हमने आपको यहाँ पे बताया कि वो क्या है, सरल से कठिन यानी इजी टू हार्ड, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, स्थूल से सूक्ष्म यानी माइक्रो टू माइक्रो। नेक्स्ट वन, पूर्ण से अंश की ओर यानी एब्सोल्यूट
टू द न्यूमरेटर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनसर्टेन टू डेफिनिट यानी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, विशिष्ट से सामान्य यानी स्पेसिफिक टू जनरल। नेक्स्ट वन, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर यानी साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, अनुभूत से युक्ति की ओर यानी स्ट्राइक टू टिप, नेचर ट्रैक्ट, प्रकृति का अनुसरण। तो इस तरह से हमें शिक्षण सूत्र पता चल रहे हैं, बहुत आसान है, इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो शब्द हैं अपने आप में एक परिभाषा है, यानी अगर हम मनोवैज्ञानिक से क्या करते हैं तो मन का वैज्ञानिकीकरण से निरूपण, और तर्क यानी फैक्ट पे डिपेंडेंट होना। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल होने की तरफ उसको अग्रसर करता है, उसको प्रेरित करता है। नेक्स्ट वन, शिक्षण के स्तर, यानी अब यहां पे हम बात करेंगे टीचिंग लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। अब हम देखेंगे कि लेवल होते कौन कौन से हैं। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के 3 स्तरों की हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं, दिमाग कह सकते हैं, ठीक है, जो भी सुनना क्या करना, दिमाग में बिठाना। बोध स्तर, ठीक है, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना, यानी बोध का मतलब क्या है, समझना, बोध हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वन, चिंतन स्तर, यानी क्या करना, चिंतन करना, यानी रिफ्लेक्टिव मेथड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। चिंतन करने का मतलब है चिंतन यानी सोचना, इसको क्या कहते हैं, सोच विचार करना, ठीक है, समझ में आया आपको, सोच विचार करना। तो इसको साधारण सी भाषा में हमने आपको समझा दिया। अब इनकी हम डेफिनेशन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला है स्मृति स्तर। तो अब हम इसको स्मृति कहें, बुद्धि कहें, ठीक है, या हम इसको दिमाग कहें, या अंग्रेजी में अभी हम पढ़ करके आए हैं इसको हम मेमोरी कहें, कुछ भी कहें, यानी उस स्थिति की हम बात करते हैं जब डंडे पड़ते थे और 26 लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है, 26 लेटर हमें रटाए जाते थे। तो क्या करते थे, ABCO, रट्टा मार वाली स्थितियां। तो वहां पे हमें क्या करना है, रट्टा मारना है, कंटेंट को आत्मसात करना है, उसको हमें याद करना है। तो इस तरह की स्थितियां, अब पहले वाली स्थिति की अगर हम चर्चा करते हैं तो डंडा लेकर के पीछे से और वो सारी चीजें याद कराई जाती थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारे वैज्ञानिकीकरण किए जा चुके हैं, तो स्थितियों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा चुका है। हम संगीत के साथ, म्यूजिकल वॉल्यूम के साथ हम क्या करते हैं, टेबल को याद करते हैं, वर्णमाला याद करते हैं, एलिफेंट, और हम पशु पक्षियों के नाम याद करते हैं। तो यहाँ पे और इसी के लिए बुक्स को क्या किया गया है, बुक्स के लिए पिक्चराइजेशन मेथड, यानी हम देख करके उनको समझ करके याद कर सके, इसके लिए बहुत कलरफुल फिगर्स बनाए जाते हैं बुक्स में। तो ये क्या करता है, ये सारा क्या करता है, स्मृति स्तर को मजबूत बनाने के लिए करता है, बुद्धि को बढ़ाने के लिए करता है, दिमाग को मजबूत बनाने के लिए यानी मेमोरी लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे कंटेंट को, इसका जो मूल फैक्ट है वो क्या है, कंटेंट को आत्मसात करना। इट मीन्स हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, सच कंडीशंस आर क्रिएटेड इन द प्रोमोटर हर्बर्ट मेमोरी लेवल सो दैट स्टूडेंट्स कैन इम्बाइब द कंटेंट ऑफ द स्टडी। कोई बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां पे मैं अपने टॉपिक्स में एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां आवश्यकता लग रही है मैं वहां पे तेजी से बता रहा हूं, जहां जहां आवश्यकता लग रही है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझाता रहूं। तो इस स्तर पर प्रत्यास्मरण क्रिया पर जोर दिया जाता है। प्रत्यास्मरण क्या होता है, एट दिस स्टेज द एम्फसाइज इज ऑन रिकलेक्शन। एम्फसाइज प्रत्यास्मरण का मतलब होता है कि उस स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बार बार इस पर जोर देना। ABCD में ही हमारा एक क्लास, एक सेक्शन निकल जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वहां पर हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को याद करने के लिए, यानी उन मूल तथ्यों को याद करने के लिए, क्योंकि भाषा में सबसे पहले जो आती है वर्णमाला आती है, तो हमें बेसिक्स वहां पे क्लियर कराए जाते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टीचिंग लेवल, स्मृति शिक्षण में संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग।
ठीक है, श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग पर महत्व दिया जाता है। इन मेमोरी टीचिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू सिग्नल लर्निंग, चेन लर्निंग, ठीक है, ये सारे हमारे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट वन, अवबोध स्तर। अब सिर्फ हमें याद ही नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी मेमोरी को ही मजबूत नहीं करना, बल्कि क्या करना है, समझना भी है। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में ये भी जानना है कि वो वास्तव में है क्या, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम पशुओं पक्षियों के नाम याद कर रहे थे, अब हम उनके बारे में भी जान कर रहे हैं कि उनके पास 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, 2 सींग होते हैं। हाथी की बात करेंगे तो 1 सूंड होती है, कैसा दिखता है, साइज क्या होता है। तो अभी तक हम सिर्फ नाम याद कर रहे थे, अब हम उनके बारे में भी जान रहे हैं। तो ये क्या करता है, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है, सूझबूझ उत्पन्न करने में सहायता करता है। अवबोध स्तर क्या करता है, एक शब्द देंगे हम यहाँ पे, सूझबूझ, ठीक है, सूझबूझ, यानी अगर हम इसको कहें तो ये क्या करता है, एक समझ विकसित करता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मेंटेन करता है। तो क्या होता है, उससे जो बालक है, बच्चा है, जो भी हमारा जो अधिगम करता है, उसकी समझ विकसित होती है और जो फैक्ट है, जो कंटेंट है, उसके बारे में मच मोर नॉलेज वो इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है, यह केंद्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखने। इन comprehension level teaching, the teacher presents the text to the students in such a way that students get more and more opportunities for comprehension and still the necessary understanding in the student। तो necessary क्या है, आवश्यक क्या है, अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना, समझ विकसित करना, सूझबूझ का विकास करना, वो स्थितियां बन जाएंगी। श्लोक याद करना, श्लोक का अर्थ भी याद करना, दोनों ही तथ्य यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट वन, चिंतन स्तर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतन स्तर की अगर हम चर्चा करें तो ये थोड़ा सा क्रमिक विकास के बाद आने वाली स्थिति है। चिंतन स्तर जहां पे सोचने समझने की स्थिति होती है, ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके दी जाती है और जो बालक होता है, अधिगम करता होता है, उसका खुद परिणाम खोज करके लाता है, यानी एक समस्या पर केंद्रित होता है। अब हम देखेंगे चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र दोनों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकें। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होती है। लर्निंग प्रॉब्लम्स इज फोकस्ड एट द थिंकिंग लेवल। इस स्तर में बच्चों में आलोचनात्मक तथा मौलिक चिंतन उत्पन्न करता है, यानी वहां पे उनके ओरिजिनल व्यूज कि वो उस तथ्य के बारे में, ठीक है, उस तथ्य के बारे में अपने व्यूज भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होता है, एक मौलिकता को लेकर के आता है। सोचने समझने की शक्ति का विकास तो हो चुका है, लेकिन उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करना। इन दिस स्टेज क्रिटिकल एंड ओरिजिनल थिंकिंग अराइजेज इन चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन क्या करता है, ये चिल्ड्रन जो है, ये बच्चा जो बालक है, ठीक है, जो कंटेंट है उस कंटेंट पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत करता है। किस स्तर पे, चिंतन स्तर पे, जहां पे उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास हो चुका है और उसको क्या कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, ठीक है। क्रिटिसाइज करने की जो क्षमता होती है वो उसके अंदर विकसित हो चुकी होती है। तो इसको हम एक तरीके से चिंतन स्तर की स्थिति कहते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट और है, इन दिस स्टेट द टीचर पोजेस अ प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रन एंड गिव्स द चिल्ड्रन टाइम टू थिंक इंडिपेंडेंटली ऑफ देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहां से हम सारी चीजें समझ जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक आप समस्या दीजिए और उसके बाद अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग व्यूज लीजिए जो उनके अपने हैं, जो उन्होंने कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उनको उस बारे में स्वतंत्रता यानी सोचने समझने की स्वतंत्र स्थिति दी जाए। नेक्स्ट वन, शिक्षण के चर यानी टीचिंग वेरिएबल्स की चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वेरिएबल्स यानी जो वेरी करते हैं, तो चरों की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। तो हमारे पास में टीचिंग वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से टीचिंग वेरिएबल्स हैं उन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। शिक्षण के चर
ऐसी चीजें या ऐसे तत्व हैं जो शिक्षक को चलाने या एग्जीक्यूट करने के लिए शिक्षक को चलाने या एग्जीक्यूट करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। यानी टीचिंग में मोस्टली हम क्या कह सकते हैं, जो टीचिंग में मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, टीचिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं, और ये उस प्रक्रिया में काम भी आते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे पास चर हैं, यानी इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरफेरेंस, यानी स्वतंत्र, आश्रित और हस्तक्षेप चर। तो 3 प्रकार के चर हैं। अब हम शिक्षण को त्रिआयामी पद्धति के रूप में जानते हैं। देखिएगा, ये हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में हमारे पास में 3 आयाम आते हैं। यहाँ पे एक हो जाता है शिक्षक, ठीक है, आप समझिएगा बहुत आसान है। दूसरा हो जाता है यहाँ पे छात्र, ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम। और 3 की ही हम चर्चा करके आए हैं। यानी एक क्या होगा, फिक्स रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, एक क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, एक क्या रहेगा, इंटरफेरेंस रहेगा। तो अब हम इन तीनों की ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वतंत्र चर की चर्चा करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट चर की व्यवस्था करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है, अंडरलाइन नहीं है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग सिस्टम और प्लानिंग ऑफ टीचिंग वर्क ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस टीचिंग प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ टीचर ओनली, सो टीचर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स क्या हो गया, शिक्षण व्यवस्था का या शिक्षण कार्य का नियोजन या इस शिक्षण प्रक्रिया का परिचालन का कार्य एक शिक्षक के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यानी वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। शिक्षक वैसे भी स्वतंत्र होता है। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको जिस तरह से मन हो उस तरह से पढ़ाऊं, यहाँ पे सारी मिक्सिंग करने का काम जो है वो मेरा है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन स्वतंत्र हूं, हर चीज को नियोजन में, हर तरह की स्थितियों में स्वतंत्रता धारण करता हूं। शिक्षक ऐसे ही होता है। अब इस तरह से हम एक बहुत छोटी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझ में आ जाएगी। यानी अगर हम चर्चा करें तो ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप देख रहे होंगे रोज बनी रहती हैं। टीचर क्या करता है, हर एक रो में भ्रमण कर सकता है। ये यहाँ पे टीचर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं टीचर क्यों स्वतंत्र है। आप देखते होंगे कि वो पूरी क्लास में चक्कर लगा सकता है, इसलिए वो क्या है, स्वतंत्र है, खुला है एकदम। तो ये बहुत आसान सा समझने का तरीका है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे इसमें, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का परिचालन सुव्यवस्थित ढंग से स्वतंत्र रूप से करता है। शिक्षक को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि वह अपने शिक्षण कार्य के नियोजन या प्रक्रिया के परिचालन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कर सके। यानी सिस्टमैटिकली, इंडिपेंडेंटली वो क्या करता है, 2 तरीके से काम करता है। सिस्टमैटिकली यानी सुव्यवस्थित ढंग से काम करता है, ये एक कॉमन फैक्टर, मेन फैक्टर हो गया, और इंडिपेंडेंटली यानी उस पर किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता। अगर आपके मन में सवाल है कि प्रिंसिपल हस्तक्षेप करता है, तो मित्रों प्रिंसिपल भी एक तरह का टीचर ही है, वहां पर भी इंडिपेंडेंसी है, वो सिस्टम का ही एक तत्व है। चलिए मैं बात करता हूं आगे। टीचिंग वर्क और द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रम में की जाने वाली प्रक्रिया है, इसको हम शिक्षण कहते हैं। यहाँ पर शिक्षक जो है वो स्वतंत्र है। हम देखेंगे आश्रित चर क्या होता है, छात्र शिक्षक पर आश्रित होते हैं। यानी अगर कहा गया कि हाँ स्टैंड अप, तो फिर स्टैंड अप होना है, ठीक है, खड़े होने के लिए अगर कहा है तो खड़े होना है। अगर क्लास से बाहर जाने के लिए कहा गया है तो बाहर जाना है। अगर आपको होमवर्क करने के लिए कहा गया तो होमवर्क करना। यानी स्टूडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस द स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द टीचर, स्टूडेंट्स आर फंक्शनल अकॉर्डिंग टू द टीचर। वो फंक्शनल होते हैं, क्या करते हैं, कार्यरत होते हैं, क्रियाशील होते हैं। किसके आधार पर, किसके निर्देश पर, वो हमारा शिक्षक होता है। शिक्षक द्वारा समझाने, नियोजन करवाने, व्यवस्था करवाने, परिचालन करवाने जैसे समस्त कार्य शिक्षक करता है और छात्र उस पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट वन, हस्तक्षेप। अब जो हस्तक्षेप किया जाएगा, थर्ड फैक्टर, हमने आपको अभी थोड़ी ही देर पहले बताया कि 3 चर होते हैं, छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम।
तो ये त्रिआयामी पद्धति है। ये क्या है? त्रिआयामी पद्धति है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो शिक्षण की पूरी प्रक्रिया है वो त्रिआयामी है, इसलिए त्रिध्रुवीय, त्रिआयामी कहें या त्रिध्रुवी कहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे हस्तक्षेप चर की चर्चा करेंगे। दोनों को आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, जो साल भर चलने वाला है, चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक, वो क्या है? वो कौन सी चिड़िया का नाम है? वो है पाठ्यक्रम, करिकुलम, सिलेबस, जो शिक्षक और छात्र को बांधे रहता है हर तरह से। यानी इट बाइंड्स बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। इट इज an end action or process that takes place between the learner and the course and teaching methods help in the process। तो क्या है? एक नियमित व्यवस्था के अंतर्गत, सिस्टमैटिक पद्धति के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है वो क्या करता है? करिकुलम है, वो टीचर और छात्र दोनों के बीच में माध्यम का काम करता है। इस चर के द्वारा हम अपने शिक्षण के कार्य के सही या गलत का पता कर सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि बच्चे को जरूरत क्या है और किस प्रकार से सिखाया जा रहा है। ये तो निर्भरता किस पे हो जाएगी? दोनों की अगर परस्पर निर्भरता हम देखें तो वो किस पे हो जाती है? पाठ्यक्रम पे। यानी थ्रू दिस वेरिएबल वी कैन फाइंड आउट द राइट और रॉन्ग और ऑफ आवर टीचिंग वर्क एंड कैन ऑल्सो नो व्हाट द चाइल्ड नीड्स एंड हाउ टू टीच। नेक्स्ट वन, हमारे पास शिक्षण की अवस्थाओं की चर्चा होनी है। अब ये तीनों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं मित्रों, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लर्निंग स्टेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। सीधे सीधे एक क्वेश्चन बन जाता है शिक्षण की अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता। तो पूर्व तत्परता अवस्था, अंतः प्रक्रिया अवस्था और तत्परता के बाद की अवस्था, यानी प्री रीडिंगनेस स्टेज, इन प्रोसेस फेज, पोस्ट रीडिंगनेस फेज। ठीक है, अब हम देखते हैं पहली पूर्व तत्परता अवस्था होती क्या है। अब इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा इसको बोल्ड करने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं आपको यहां पे बोल्ड करके बता रहा हूं। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ हेडिंग। ठीक है, शिक्षण कार्य करने से पहले शिक्षक उसको उस कार्य की तैयारी करनी होती। ऐसा नहीं है कि शिक्षक खुदा होता है, भगवान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब जानता है, तो सब जानने वाले स्थितियों में यहाँ पे मानव में तो सब जानने की क्षमता नहीं होती। अंतर्यामी तो ईश्वर होते हैं, गॉड होते हैं। तो यहाँ पे उससे भी तैयारी करके आनी होती है। वो खाली हाथ हिलाते हुए अनुभव के आधार पे आ जाए तो अलग बात है, फिर भी एक प्लानिंग होती है, लेसन प्लान डिसाइड होता है। आप सभी लोग यहाँ से बीएड करके अगर आए हैं तो आपको पता होगा एक लेसन प्लान होता है। ठीक है, बीएड वाले जो महारथी हैं वो हमारे इस सारी प्रक्रिया को जानते हैं। तो टीचर को भी क्या करना होता है? एक लेसन प्लान तैयार करना होता है। पूर्व से ही तत्परता का आना, शिक्षण कार्य के पूर्व से ही तत्परता का आना, यानी सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लिया जाता है, शिक्षण कार्य के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करनी होती है, शिक्षण विधि का चुनाव करना होता है। तो लेसन प्लान के अंदर सारी चीजें आती हैं। डिसाइडिंग ऑन द करिकुलम, मेक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स फॉर टीचिंग वर्क्स, चूजिंग अ टीचिंग मेथड। नेक्स्ट वन, अंतः क्रिया प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अंतः क्रिया की व्यवस्था, सेकेंड हेडिंग, जो स्थितियों के अंतर्गत आती है, जो शिक्षक व छात्र के बीच आपस में चलती है। अंतः क्रिया द्वारा बच्चे की शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उसको जानकर या निदान करके उन्हें दूर करना। तो ये भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि हमें जो लास्ट बेंचर्स हैं, जो लास्ट लाइन में बैठे हुए हैं, उनमें एक एक व्यक्ति को समझाना। अगर एक ही बच्चे तक बात नहीं पहुंची तो यानी शिक्षण कार्य जो है वो ध्यान से नहीं किया गया, मन से नहीं किया गया। तो इंटरैक्ट करने की जो प्रक्रिया है, ये टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो इंटरैक्टिंग है, ठीक है, उनकी समस्या को समझना और उसका निदान करना, ये इंटरैक्टिंग कहलाती है अंतः क्रिया की अवस्था। थ्रू इंटरैक्शन द टीचर कैन मेंटेन द सेफ और बैलेंस ऑन ऑफ द क्लास। वो संतुलित बना के रखता है क्लास को। नेक्स्ट वन, तत्परता के बाद की अवस्था। थर्ड वन हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन से फैक्ट्स रखे जाने हैं। तत्परता के बाद की अवस्था की चर्चा करें तो हमें यहाँ पे मिलेगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
कौन कौन से अवस्था यह मूल्यांकन व मौखिक लिखित रूप से कराई जाती है। शिक्षण प्रक्रिया, अब देखिए यहां से हम इसको देखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद छात्र की इंटेलेक्चुअलिटी को पता करने, फिर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया तत्परता के बाद, यानी मूल्यांकन रिजल्ट के बाद में जो भी मार्क्स आते हैं, मार्क्स पे डिपेंडेंसी बढ़ती है और उसके बाद में एक रीप्रिपरेशन कराई जाती है, एक दोबारा तैयारी कराई जाती है, तो वो तत्परता के बाद की अवस्था होती है। इसके द्वारा क्या करता है, मूल्यांकन के बाद तो शिक्षक यह जान पाता है कि बच्चे ने कितना सीखा और कौन सा वीक जोन है जहां पे अभी और काम करना है। दिस अलाउज द टीचर टू नो हाउ मच द चाइल्ड हैज लर्न्ड और व्हाट ही हैज नॉट लर्न्ड अबाउट देम। लेट्स इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है ये भी तत्परता के बाद की अवस्था के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट जो है वो हम इसमें देख लेते हैं, हस्तक्षेप चर की चर्चा करते हैं। हस्तक्षेप चर, ठीक है, जी हाँ, अब इसमें हम देख लेते हैं बच्चे को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। वैसे भी सभी चर महत्वपूर्ण है और प्रत्येक की अपनी अपनी उपयोगिता है, तीनों एक दूसरे से बंधे हैं, सभी की उपस्थिति आवश्यक है। शिक्षक को प्राथमिक माना गया है, ये महत्वपूर्ण। शिक्षक को क्या माना गया है, प्राथमिक माना गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षक चरों के कार्य, वो एक हेडिंग, एक स्लाइड एक्स्ट्रा आ गई थी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं शिक्षकों के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वेरिएबल्स की चर्चा हम कर रहे थे अभी थोड़ी ही देर पहले। हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। अब यहाँ पे निदानात्मक कार्य 100% इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस यहां से आते रहे। उपचारात्मक भी महत्वपूर्ण है लेकिन निदानात्मक बहुत बार आपने देखा होगा। डायग्नोस्टिक वर्क, रेमेडियल वर्क, असेसमेंट टास्क। तो हम देखते हैं इनमें से सबसे पहले निदानात्मक कार्य की चर्चा करेंगे। निदानात्मक कार्य में स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील होते हैं तथा शिक्षक इस बात का निदान करते हैं कि छात्र को क्या क्या आता है और उसे कहां कहां कठिनाई होती है। पाठ्यवस्तु को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु प्रस्तुत करते हैं ताकि छात्रों की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। ये डायग्नोस्टिक फंक्शंस के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षकों की क्रियाशीलता की चर्चा की जाती है। उपचारात्मक कार्य में हम देख लेते हैं, यहाँ पे निदान कार्य से जो लक्षण, स्तर या कमी शिक्षक को पता चलती है, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों की समस्याओं को पता किया जाता है और जो कमियां निकल करके निदानात्मक के बाद आती हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण तथा उपचार करने का जो कार्य होता है वो शिक्षक का होता है। ठीक है, उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य करता है या कार्य क्लास के अंदर किया जाता है, ये उपचारात्मक कार्य है। मूल्यांकन कार्य क्या कहलाता है? टीचिंग वेरिएबल्स के फंक्शंस पे हम चर्चा कर रहे हैं। मूल्यांकन कार्य क्या कहता है? इसके माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ भी है या नहीं हुआ है। इवैल्यूएशन प्रोसेस के अंतर्गत यह देखा जाता है, असेसमेंट वर्क के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको भी देखना है। मूल्यांकन उद्देश्य पर निर्भर रहता है। मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रविधियों, परीक्षणों का निर्माण करता है ताकि वो भली प्रकार भांप सके कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं या क्या क्या चेंजेस होने हैं और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे। ठीक है, टीचर फॉर इवैल्यूएशन यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड कंस्ट्रक्ट्स टेस्ट। तो उसके अलावा वो प्रविधियों और परीक्षणों का निर्माण भी करता है ताकि भली प्रकार छात्रों को भांप सके कि उन तक जो शिक्षण कार्य किया गया वो कितना पहुंचा, कितनी क्वांटिटी में। अब हम माइक्रो टीचिंग की चर्चा कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण, तो ये कितने मिनट का होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ सन 1961 से माना जाता है। ये आपको देखना है, 1961 से सूक्ष्म शिक्षण को माना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर एलन ड्वाइट, ठीक है, डी एलन लिखा हुआ है, डी एलन यानी ड्वाइट एलन, डॉक्टर ड्वाइट एलन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से संबंधित हैं
1963 में इसको किया गया। ठीक है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट बुश और डॉक्टर एलन के निर्देशन में कौन कौन से नाम आते हैं? कीथ और एचिसन नामक एक छात्रों ने वीडियो के टेप के माध्यम से अध्यापन कर शीघ्र प्रतिपुष्टि कर लेने पर बल प्रदान किया। तो यहाँ पे एलन आपको नाम याद रखना है। इसके उपरांत गैरिसन और कैलिक बैक ने अपने अपने प्रयासों में माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादन किया और 5 से 10 मिनट का पाठ योजना तैयार की। यहाँ पे 6 मिनट भी होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है 6 मिनट इसमें भी रखा जाता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, एक सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु रूप होता है। ठीक है, ये क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जो है वो शिक्षण का एक लघु रूप होता है। जो भी बैचलर ऑफ एजुकेशन या डीएलएड कर रहे हैं उन सभी को माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है, जिसमें वो 6 मिनट के अंदर अपनी सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल मेथड। अ सब्टल टीचिंग इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, यानी ये जो सूक्ष्म शिक्षण है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की छोटी प्रक्रिया है, छोटा सा रूप है। थ्रू विच टीचिंग स्किल्स आर डेवलप्ड इन अ टीचर ट्रेनीज। टीचर इज कंसिडर्ड द सम ऑफ मैनी टीचिंग स्किल्स हियर। वो क्या करता है? शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का योग माना गया है। अब देखते हैं प्रशिक्षणार्थी को ये शिक्षण कौशल नियंत्रित वातावरण में एक एक करके सिखाए जाते हैं। वह इन सभी कौशलों को सीख लेता है, तब वह जाकर के एक पूर्ण शिक्षक के रूप में आता है। अनुक्रम आरोही शिक्षण संपर्क इसको कहा जाता है। हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं, कौन कौन से साहित्यकार ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो यहाँ पे जो नाम आते हैं एलन एंड ईव, वो कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। एलन क्या कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कृत कक्षा शिक्षण विधि है। माइक्रो टीचिंग इज अ समराइज्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड दैट रिड्यूसेस क्लासेस साइज, टेक्स्ट, कंटेक्स्ट, टाइमिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग। स्टोन्स एस मॉरिस के अनुसार अभ्यास एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रण, प्रचुर विश्लेषण तथा प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू स्टोन्स एंड मॉरिस, देयर इज अ मेथड ऑफ प्रैक्टिस व्हिच इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ग्रेटर कंट्रोल, अबंडेंट एनालिसिस एंड फीडबैक इज यूज्ड। बैक एंड टूकर भी कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है, पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। यहाँ पे मैक्सलीज और अनविन कहते हैं कि सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक छोटा सा रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करने तथा पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए कार्यरत होता है। तो माइक्रो टीचिंग is a form of teaching is an artificial environment that reduces the complexities of teaching and provides background learning। तो इस तरह से शिक्षण जो सिद्धांत हैं उन पे हमने चर्चा की और इन कक्षागत शिक्षण व्यवहारों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। नेक्स्ट वन हम यहाँ पे देखते हैं, इनके परिभाषाएं अधिगम सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म शिक्षण स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा इस व्यवहार प्रदर्शन के तुरंत बाद उसकी प्रतिपुष्टि कर दी जावे तो व्यवहार के पुनः प्रकट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म शिक्षण की जो जानकारी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन की चर्चा करेंगे। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल से रिलेट कर सकते हैं आप फॉर्मेलिटीज से। तो ये क्या है? ये विद्यालयी शिक्षा है। फॉर्मल एजुकेशन, दो तरह की शिक्षा होती है। अभी तो हम शिक्षा के प्रकारों की चर्चा नहीं करें, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विद्यालयी शिक्षा, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा जो औपचारिक कहा जाती है। औपचारिक का मतलब उसको हम फॉर्मेलिटीज कह सकते हैं।
फॉर्मेलिटीज इन द सेंस कि एक क्लासरूम है, बेंचेस पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिसाइडेड है, बोर्ड है, टाइमिंग डिसाइड है कि यहाँ पे ये चीजें करनी है, यानी एक प्लानिंग के तहत सिस्टमेटिक तरीके से एक फिक्स प्लेस पे जो शिक्षा दी जाती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। द एजुकेशन दैट गोज ऑन इन schools, colleges, universities is called formal education. The objectives, curriculum and the teaching methods of this education are fixed. It is planned and has a rigorous plan. योजनाबद्ध होती है और कठोर होती है, ये प्रक्रिया है। यहाँ पे फिक्सेशन होता है, यहाँ पे पहले से अनुमानित होता है। निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षक, निश्चित उद्देश्य, निश्चित शेड्यूल, फिक्स शेड्यूल। तो ये 9 से 3 बजे तक क्लास होनी है, जहां पे प्रेयर से स्टार्ट होना है, रिसेस होना है और लास्ट में जो जाने के समय पे प्रेयर होती है। इस बीच में 4 पीरियड्स फर्स्ट हाफ में, 4 पीरियड सेकेंड हाफ में, 45 मिनट्स टारगेट रहेगा। 1 ईयर में कोर्स कवर होगा। मतलब एक पहले से प्लानिंग है जिसमें शिक्षा होनी है। औपचारिक है, फॉर्मल एजुकेशन है। अनौपचारिक क्या होती है? सॉरी औपचारिक की प्रणालियों की चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी प्रणाली सिद्धांतों या आदर्शों के एवं ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके लिए सामाजिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। विशेषतः अधिनायकवादी राज्यों और सरकार में यह व्यवस्था के राजनीतिक दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है जो छात्रों में कुछ सीख सकने के सभी अनुभवों को विकसित करता है। तो इस तरह की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा एक व्यापक माध्यम है, तो व्यापक का जब हम ब्रॉड मीडियम की जब चर्चा करेंगे तो वो मात्र इतने तक ही नहीं सीमित रहता है। यहाँ पे हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, एक डिसिप्लिन्ड मैनर हम देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है जितना अनौपचारिक शिक्षा आवश्यक है। तो एजुकेशन इज ए ब्रॉड मीडियम दैट डेवलप्स आवर एक्सपीरियंसेस एंड दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न। अनुदेश शिक्षक या अथवा अन्य रूपों द्वारा वितरित शिक्षण को कहते हैं, जो अभिजात लक्ष्य की विद्या प्राप्ति को जानबूझकर सरल बनाने के लिए करते हैं। यानी इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड टीचिंग डिलीवर्ड बाय टीचर्स और अदर फॉर्म्स विच इज मीन्ड टू बी डिलिबरेटली सिंपल टू अचीव द लर्निंग ऑफ द आइडेंटिफाइड गोल्स। पहले से परिभाषित चरों की चर्चा होती। शिक्षण क्या है? एक असल उपदेशक की क्रियाओं को कहते हैं जो शिक्षण को सुझाने के लिए आकल्पित की गई हो, यानी सजेस्ट की गई हो। प्रीचर डिजाइन टू सजेस्ट टीचिंग। प्रशिक्षण विशिष्ट ज्ञान, कौशल या क्षमताओं की सीख के लिए साथ शिक्षार्थियों को तैयार करने की दृष्टि से संदर्भित करता है, जो कि तुरंत पूरा करने पर लागू होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण, टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस में हम मित्रों आपको बता रहे हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग ये क्या होती है? असल उपदेशक की क्रियाओं को कहते हैं। ठीक है, प्रीचर टाइप में यहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन प्रशिक्षण क्या होता है? स्पेशलाइज्ड होता है, जो किसी एक क्षमता को विकसित करने का काम करता है, प्रशिक्षण होता है। स्पेसिफिक नॉलेज, लर्नर्स विद द लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज विच कैन बी अप्लाइड इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन। जो क्या करती हैं? जो तुरंत अप्लाई करनी होती है कंप्लीशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं हम। शिक्षा के बृहद आयामों की चर्चा करने वाले हैं, व्यापक स्थिति को चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट बनता है, वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके न उद्देश्य निश्चित स्थान न पाठ्य चर्चा होते, राह चलते लिया जाने वाला ज्ञान। ठीक उसी प्रकार जैसे चींटियों को एक धार में बढ़ते हुए जाना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, इससे क्या सीख मिलती है? इससे हम सीख लेते हैं कि हाँ, हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कि क्या वो राह चलते होता है, उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती, जो अनायास आ जाती हैं, अनवरत होती हैं और होती ही रहती हैं। उसकी कोई उम्र नहीं होती, उसके कोई रिजल्ट्स नहीं होते, उसके लिए कोई क्लासेस नहीं होती। वो क्या है? व्यापक है। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है, इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। जो
क्या करती है, वो इम्पैक्ट करती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, उसको सीखने में मदद करती है। ठीक है, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षण इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता है। नहीं, व्यक्ति ही नहीं इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर बहुत सीखने के लिए जिम्मेदार रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में ही पूरी होती है, यानी उसके आसपास का जो परिवेश है वो डिपेंडेंट होता है उसके एक्सपीरियंसेस में, उसके व्यवहार में उसकी डिपेंडेंसी रहती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्व के साथ आता है जो कि उसको आसपास के एटमॉस्फेयर और लोगों से मिला हुआ होता है। व्यक्ति की भाषा व आचरण उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जनशिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए जो हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना होता है वह आवश्यक है, ताकि हम उनको सुदृढ़ कर सकें, उसको विशेषीकृत कर सकें और एक डायरेक्शन, एक वे डिसाइड कर सकें, ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें, अपने आप को मेंटेन कर सकें। इसमें औपचारिक शिक्षा जैसी अनौपचारिक शिक्षा की पाबंदी नहीं होती। जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभव लिए जाते हैं और छात्र जो अनुभव लेते हैं, शिक्षक और जो अनुभव लेते हैं वह छात्र हैं। यह मुफ्त शिक्षा है। इसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, कोई विधि, परीक्षा, पाठ्यक्रम, तालिका, स्थान नहीं होता। ये कंटिन्यूअसली है, फ्री एजुकेशन। इट डज नॉट हैव स्कूल्स लाइक रिस्ट्रिक्शंस, टीचिंग मेथड्स, टीचर एग्जाम, सिलेबस, टाइम टेबल, प्लेस, etc। कुछ भी नहीं होता। हम सभी समय चलने वाली है, 24 घंटे ये शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। ये आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मेरा अनुमान है। यानी यह विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व पर्यावरणीय पारिवारिक शिक्षा भी है। यही विद्यालय शिक्षा का आधार है। इसका कोई कार्यक्रम नहीं, हर समय प्रत्येक स्थान पर प्राप्त होती है। एक और फैक्ट बचता है निरौपचारिक शिक्षा के बारे में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है? औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के सीमा में नहीं है। औपचारिक शिक्षा की तरह इसके उद्देश्य पाठ्य चर्चा निश्चित होती है। फर्क केवल उसकी योजना में होती है जो बहुत लचीली होती है। ये आपको निरौपचारिक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं होती, यह आपको ध्यान में रखना है। करिकुलम आर फिक्स्ड, द ओनली डिफरेंस इज इट्स प्लानिंग। ठीक है, डिफरेंट क्या है? द डिफरेंस इज ओनली इट्स प्लानिंग विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का, लचीलेपन का। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। ऑब्जेक्टिव 2 इज टू स्प्रेड जनरल एजुकेशन एंड टू अरेंज एजुकेशन। ठीक है, इट्स करिकुलम हैज फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड दैट नीड्स ऑफ द लर्नर्स। Adult people who want to study, working women, adult education, continuing education, open education, distance education, different form of non-formal educations। तो इस तरह की कामकाजी महिलाओं को, प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए कोई सिलेबस, एग्जामिनेशन, इस तरीके की कंप्लीट प्रक्रिया फॉर्मल एजुकेशन की तरह नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं जो सिर्फ सीखने में मदद करती हैं, मेंटेन करती हैं, चेंज इन बिहेवियर, वो सारी चीजें शिक्षण विधियों व सीखने के स्थानों व समय तथा सीखने वालों की सुविधा अनुसार निश्चित होता है। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस लर्निंग की प्लानिंग अगर हम करते हैं तो एक डिस्टेंस लर्निंग क्या है? वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की लगभग प्रविधियों को, गतिविधियों को समझाने का काम कर सकता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो चला, सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़े सब बढ़े वाली स्थितियों में है, तो वहां पर कहीं जो एक प्रोग्राम चलता है कि प्रौढ़ों को विकसित करना, प्रौढ़ों को शिक्षित करना, तो उसके लिए कोई सिलेबस, कोई क्लास या एग्जामिनेशंस नहीं होने थे। लचीली पद्धति की आधार बनाना था, यानी सिर्फ एक साक्षर का जो प्रोग्राम था वो। The biggest feature of this education that it educates the children person who could not take advantage of formal education like। ऐसे लोगों के लिए ये शिक्षा दी जाती है जो फॉर्मल एजुकेशन, प्रॉपर स्कूल नहीं जा पाते, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते, जिस टाइम में उनको एजुकेशन लेना चाहिए था उस टाइम में नहीं ले पाते। वो कामकाजी हैं, घरेलू महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या किसान हैं। इस तरीके के ऐसे लोग जो फॉर्मल एजुकेशन से बचे हैं, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन देकर के साक्षर बनाने का
प्रारंभ किया जाना है। ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। फ्लेक्सिबिलिटी से उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। Those who cannot spend so much money, time or energy at some level in formal education, उनके लिए ये शिक्षा दी जाती है। This education also imparts continuity to the education of individual. He is introduced there to the new invention of his field and trained to meet the needs of the time. इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता भी प्रदान की जाती है। उनमें अपने क्षेत्र के नए नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करना, उनमें एक एनर्जी भरना ताकि वो सीखने की गतिविधियों को बढ़ा सकें। दे हैव ऑल्सो मैच्योरिटी लेवल, उनके पास अपना सोचने समझने का दिमाग है, परंतु उसको हम एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं, जो टीचिंग का मेन प्लेटफॉर्म है। एक डायरेक्शन देने का, एक डिसिप्लिन देने का काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनकी सुविधाओं को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कोई यहाँ पे एज वाली समस्या नहीं है कि आपको अगर एमबीबीएस करना है तो उसके लिए 25 एज डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो सारी चीजें हैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञानवर्धन करने के। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, emphasizes the education of those who have previously left education, जिन्होंने समय से पहले शिक्षा छोड़ दी है वो भी ले सकते हैं। ब्रेमवर्क के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा से इस रूप में भिन्न है कि यह सीखने का उपयोग तुरंत क्रिया, कार्य और अवसर के प्रयोग द्वारा करने पर बल देती है। निम्कोफ कहते हैं वह शिक्षा जो विधि पूर्वक संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान की जाती है, वयस्कों और स्कूल न जाने वाले नवयुवकों में जागृति का साधन हो, जिससे वे कृषि कार्य में, व्यापार में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार आदि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी कर सकें। चेस्टरफील्ड, वॉलडेल्म के अनुसार इस तरीके के एजुकेशंस दिए जाते हैं और निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। यहाँ पे सभी प्रकार की परिभाषाएं दी जा रही हैं। इस प्रकार की शिक्षा मुफ्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं, निर्धारित अवधि नहीं होती, आयु नहीं होती और किसी भी आयु वर्ग के लोग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। चार दीवार शिक्षा के बाहर की भी शिक्षा कहते हैं। संस्थानों, शिक्षक, शिक्षार्थी दोनों का पता होता है कि क्या सीखना है, क्या सिखाना है। इस प्रकार की शिक्षा में नियमित तौर पर परीक्षाएं नहीं कराई जाती। विद्यार्थी को प्रमाण पत्र, डिग्री की भी दी जाती है और नहीं भी की जाती है, दोनों ही चीजें रहती हैं, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा की संस्थाएं ऐसे संस्थानों में हैं जहां शिक्षार्थी विद्यालयों के अलावा अन्य संस्थाओं से शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। उनके नियमों के अधीन होकर उन्हें कोई बाध्यता नहीं होती, कोई कंपलसरी चीजें नहीं रहती उसमें। नेक्स्ट वन हम देखेंगे निरौपचारिक शिक्षा की हानियां क्या है। तो हानियों में अनुशासन नहीं रह पाता, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता जैसे फॉर्मल एजुकेशन में हो पाता, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं करती, छात्र शिक्षण के दौरान क्रियाहीन रहते हैं, यानी उन पे कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करना है, उनको कोई बाउंडेशंस नहीं देनी है। जब ऐसी चीजें नहीं देनी है तो उनमें क्रियाहीनता भी आती है, जो इसकी हानियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। जिसमें व्यक्ति के वास्तविक अनुभवों की प्राप्ति नहीं कर पाता, यह प्राकृतिक, कम और कृत्रिम ज्यादा है, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स की चर्चा हम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स यानी इसमें हम बात करेंगे समस्या केंद्रित शैक्षिक समाधान चाहते हैं, परिणाम उन्मुख शिक्षा के लिए मन में विशिष्ट परिणाम है, स्वतः निर्देशित, आमतौर पर शिक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर